हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेटा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। बाबू इस चैप्टर को बहुत आराम से संभाल लेना, ये नहीं निकलना चाहिए हाथ से बेटा। पहले चाहे कोई भी कुछ भी चैप्टर निकला हो आपके हाथ से, ये ना निकलने पाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, करेंगे बात स्टार्ट। आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू कल ना मैं ऑल्दो थोड़ी सी बात बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या क्या बनाना होता है। कल ये बात तो करी थी ना बेटा आपके साथ। बाबू अगर आपको ध्यान हो, अगर पहले लेक्चर की बात करूं मैं, बाबू हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बाय पासिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना, जर्नल एंट्री पास करी, रिकॉर्ड कर दी ट्रांजैक्शन। हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा लेजर बनाकर, और बेटा हम अकाउंट्स की समरी तैयार करते हैं या तो ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में इतना एग्जैक्ट व्यू नहीं देता बेटा जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, सिर्फ 2 पेज, और 2 पेज ये बता देते हैं बेटा चाहे करोड़ों ट्रांजैक्शन हुई हो एक साल में बेटा, कि एक साल में उन करोड़ों ट्रांजैक्शन का क्रक्स क्या है, सिर्फ 2 पेज में पता लग जाता है बेटा। तो बाबू ये हमारे को समरी ऑफ अकाउंट्स देते हैं, ठीक है ना, और ब्रॉड व्यू दे देते हैं बेटा क्या क्या हुआ होगा इस साल में। ठीक है जी। बाबू सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 अकाउंट बनाते हैं हम। एक अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा एक बनाते हैं हम स्टेटमेंट। ठीक है ना, स्टेटमेंट का नाम है बेटा बैलेंस शीट। सर अकाउंट है तो अकाउंट वाले गुण होंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ठीक है ना बेटा, जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हमेशा जरूर लिखते हैं यहां पर फॉर द पीरियड, कि आप किस बेटा पीरियड के लिए बना रहे हैं। और बेटा जनरली फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21, कुछ भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर बेटा, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया रैंडम। ठीक है जी। बेटा फॉर्मेट कैसे होता है इस अकाउंट का, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बेटा, बाकी जैसे किसी अकाउंट का होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बेटा ये सिंपल सा फॉर्मेट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लो प्यारे बच्चों, वैसे बता देता हूं, आज ज्यादातर बातें ट्रेडिंग अकाउंट की करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात बेटा कल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बात आज ट्रेडिंग अकाउंट की करेंगे। आप बहुत आराम से समझना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में गिन के 5 आइटम आती है, गिन के बस 5 ही आइटम। तो ट्रेडिंग अकाउंट इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना, गिन के 5 बातें, और मेरे को पक्का पता है कुछ भी याद ना हो तो ये 5 तो हमेशा याद रहेंगे। ठीक है जी। लो आराम से देखना जरा मेरी तरफ। सर मैंने बोला गिन के 5 बातें, मैं छठी बात नहीं लिखूंगा। टू ओपनिंग स्टॉक। सर किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड जो होती है मेरी डेबिट साइड होती है या टू साइड होती है, मैं हमेशा बेटा 2 से स्टार्ट करता हूं ना ये साइड को, और बेटा क्रेडिट साइड को हमेशा बाय से स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहली आइटम हमने लिखी टू ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड आइटम टू परचेजेस, और बेटा इसकी अमाउंट सीधा बाहर मत लिख देना, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, या बेटा आप बोल सकते हो इसको रिटर्न आउटवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड भी तो परचेज रिटर्न होती है। अगर मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देता हूं बेटा, ये परचेजेस मैं बाहर लिख सकता हूं, ठीक है ना। और बेटा अभी इसके ऊपर मुझे कोई बात बोलनी है तो एक बार मैं इसके ऊपर लिख देता हूं 1। ठीक है जी। बेटा बाय साइड पहली आइटम आती है बाय सेल्स, और बेटा बाहर मत लिख देना इसकी अमाउंट, अभी अंदर ही लिखना, माइनस करेंगे बेटा सेल्स रिटर्न को। बाय क्लोजिंग स्टॉक, मुझे इसके बारे में भी बात करनी है आपके साथ, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं 2। और एक और आइटम बेटा गिन के जा रही है, इसे हम बोलते हैं बेटा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे स्टार, इसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी है बेटा मुझे। बाबू मैंने पहले ही बोला गिन के 5 बातें, मैंने 5 बातें लिख दी, छठी बात नहीं लिखूंगा, बहुत आराम से सुनना।
सर कोई भी अकाउंट होता है, दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड या टू साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड और बेटा बाय साइड। बाई साइड में गिन के दो ही आइटम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, बस दो, ठीक है ना, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और बेटा क्लोजिंग स्टॉक। वैसे बता देता हूं बेटा बाबू, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बेटा हम प्यार से बोलते हैं नेट सेल्स। मैंने जहां टू लिखा ना, इस चीज को हम बोलते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूं बेटा, जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। ऐसे ही बेटा जहां मैंने 1 लिखा है, 1 को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बेटा हम बोलते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकलती हैं बेटा, अगर मैं परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दूं तो बेटा जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलते हैं बेटा नेट परचेजेस। कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक इस बात में, ठीक है ना। बाय साइड दो ही बातें हैं, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और बेटा टू साइड तीन ही बातें हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी बाबू, किसी भी अकाउंट में आखिरी चीज हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते हैं, तो सर क्या इस अकाउंट की नहीं करेंगे, सर करेंगे, अकाउंट में तो हर एक अकाउंट में करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करते हो, डेबिट साइड का टोटल करते हो इन रफ, क्रेडिट साइड का टोटल करते हो इन रफ, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन अ बोथ साइड, यही करते हैं ना बेटा। तो बाबू हाईएस्ट टोटल आप दोनों तरफ लिख दोगे, इनमें से जो टोटल ज्यादा होगा बेटा उसको दोनों तरफ लिख देना, ठीक है ना। मैंने लिख दिया। अच्छा बैलेंस किस तरफ आएगा भाई, बेटा हमने क्या करा, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दिया। मुझे ये बताओ बैलेंस किस साइड आएगा, ये कैसे कह सकते हैं हम कि बैलेंस किस साइड आएगा, किसी भी साइड आ सकता है सर, बैलेंस तो किसी भी साइड आ सकता है ना, ये कैसे कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं इस साइड का टोटल ज्यादा है तो बेटा बैलेंस इस साइड आया होगा, और अगर मैं बोलूं इस साइड का टोटल ज्यादा है बेटा तो बैलेंस इस साइड आया होगा। बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है बेटा, ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि किस साइड आएगा, मुझे भी नहीं पता बेटा। अगर इस साइड पर बैलेंस आया तो प्यारे बच्चों सोचने के लिए एक बात सोचना, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तभी तो इस साइड बैलेंस आया। मैं बोलता हूं इस साइड का टोटल है 5 लाख और इस साइड का टोटल है 4 लाख, तो बेटा बैलेंस इस साइड आया ना 1 लाख रुपए का। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, तभी तो डेबिट साइड बैलेंस आता है बेटा। और आपको बता देता हूं ये बैलेंस कुछ और नहीं बेटा, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट कैसे है, अगर मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा प्रॉफिट ही होगा। बाबू इनकम और गेन्स ही क्रेडिट होते हैं हमेशा। सर नॉमिनल अकाउंट नहीं पढ़ा क्या, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है ना। अगर मेरी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो हमेशा प्रॉफिट आएगा बेटा, और तब क्या होगा अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई, दैट मींस अगर मैं बोलूं इस साइड का टोटल 5 लाख है, इस साइड का टोटल 4 लाख है, बैलेंस इज ऑन अ क्रेडिट साइड बेटा, लेकिन इस बैलेंस का नाम होता है डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बढ़ी थी बेटा। बाबू ये कुछ और नहीं आता, ये ग्रॉस लॉस आता है। बाबू क्या क्वेश्चन में दोनों आ सकते हैं, नहीं बेटा कभी ऐसा नहीं हो सकता, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है ना। बैलेंस तो हमेशा एक ही साइड आएगा ना बेटा। और बाबू पूरा वर्ड लिखना इसको, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे ग्रॉस प्रॉफिट आए चाहे ग्रॉस लॉस आए बेटा, ये कहां ट्रांसफर किया जाएगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जब P&L अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। क्या मुझे आज सीखना है बेटा, आज नहीं सीखना, आज बेटा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट सीख लो बस, मेरे लिए बहुत है, ठीक है जी। अभी मैंने वैसे बता दूं कुछ भी नहीं समझाया, अभी तो शुरू करेंगे, अभी तो ये वार्म अप हो रही है, ठीक है ना बेटा। गिन के 5 बातें, ये याद तो हो सकती है ना 5 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। डेबिट साइड 3 बातें हैं, याद करनी है अभी। सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक, फिर नेट परचेजेस। नेट परचेजेस बोलोगे ना बेटा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंडियंस आर वेरी लेजी, आपको पता ही है हमने क्या बोलना, हमने नेट परचेजेस ही बोलना, कौन बोलेगा 2 बातें, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। और बाय साइड 2 बातें, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। उस है हाँ नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, लो बेटा। बाबू इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे। अगर बैलेंस आया डेबिट साइड, इसका सिंपल सा मतलब है क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, तो बेटा बैलेंस का नाम होगा ग्रॉस प्रॉफिट।
और अगर बेटा बैलेंस आया आपका क्रेडिट साइड, दैट मींस डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तो बेटा जो बैलेंस आएगा उसका नाम कुछ और नहीं, बाय ग्रॉस लॉस है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। बेटा देखो 5 में से आपको ये बता देता हूं 4 बातें आपने कभी ना कभी पढ़ी हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ दो, ओपनिंग स्टॉक पता है कि नहीं पता क्या होता है? क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन जो स्टॉक होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। पता है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक पता है कि नहीं पता? पता है। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो स्टॉक होता है बेटा उसका नाम क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक। सर परचेज माइनस परचेज रिटर्न समझते हो कि नहीं? मैंने गुड्स खरीदा, जितना मैंने वापसी कर दिया वो माइनस कर दो, मेरी नेट परचेजेस कितनी है? सर सेल, नेट सेल समझते हो कि नहीं समझते? मैंने जितनी सेल करी, जितना डेटर्स ने वापसी कर दिया बेटा माइनस कर दो बाबू, आ गई नेट सेल्स। सर 4 बातों में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, दिक्कत तो सिर्फ एक ही जगह है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कहीं दिक्कत नहीं है। और बेटा मैं कुछ वर्ड बोलने वाला हूं, इसको बेटा दिमाग में बिठा लो। अगर ये दिमाग में बिठा लिया सर कभी गलती नहीं होगी। चलो अभी सुनना जरा प्यारे बच्चों, मैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ बातें बोलूंगा। बेटा आपको कल मैंने ये बात बताई थी ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट जहां खत्म होता है बेटा बिल्कुल उसके नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाना शुरू कर देते हो, ठीक है ना? और बेटा खर्चों की साइड कौन सी होती है हमेशा? डेबिट साइड। ये साइड बेटा, यानी कि यहां मैं सारे खर्चे लिखने वाला हूं ना बेटा, और यहां मैं बेटा सारी इनकम्स लिखने वाला हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस बात में? सर कल कर चुके हैं इतनी बात तो। बेटा अब एक बात सुनना, डेबिट साइड हमेशा खर्चों की साइड होती है, ये भी डेबिट साइड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है। खर्चे मैं यहां पर भी लिख रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खर्चे मैं यहां भी लिख रहा हूं और खर्चे मैं यहां भी लिखूंगा बेटा। बाबू इन दोनों में खर्चों में डिफरेंस क्या होता है? बस बात ये समझनी है बहुत अच्छे से, ठीक है जी? समझाऊं बेटा? बाबू देखो एक बात सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने खर्चे जाते हैं ना इनको आप प्यार से बोलते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो खर्चे जाते हैं ना इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का? बेटा ये जितने भी खर्चे हैं ना ये बेटा परचेज से रिलेटेड होते हैं या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर आप बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में आपने जितने भी खर्चे करे बेटा वो सब दिखा दो बेटा यहां पर। अगर आप बेटा एक ट्रेडिंग कंसर्न हो तो गुड्स के खरीदने में आपने जितने भी खर्चे करे ना वो दिखा दो। लेकिन बेटा P&L अकाउंट में क्या जाते हैं? हमेशा सेल्स से रिलेटेड खर्चे बेटा, परचेज से रिलेटेड नहीं, गुड्स बेचने के लिए जो आपको खर्चने पड़े। अच्छा एक बात बताओ, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिया, मैंने गुड्स बेचने के लिए ऐड करा। सर बेचने के लिए ऐड करा ना, खरीदने के लिए तो ऐड नहीं करा, बेचने के लिए करा ना ऐड। बेटा अगर गुड्स बेचने का कोई भी खर्चा है ना वो हमेशा यहां जाएगा। गुड्स खरीदने के खर्चे वहां जाएंगे बेटा, लेकिन गुड्स बेचने का खर्चा यहां जाएगा। तीसरी बात, काम की बात, सर सारी फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, लेकिन बेटा सारे ऑफिसेस के खर्चे बेटा P&L अकाउंट में जाते हैं। सर ये 3 मेजर डिफरेंस है। अगर ये तीन बातें याद रह गई ना कोई दिक्कत नहीं आने की कभी भी। गुड्स खरीदने के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स बेचने के खर्चे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री में यूज होने वाले सारे खर्चे बेटा सब ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिसेस में होने वाले सारे खर्चे बेटा सब बेटा P&L अकाउंट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स से डायरेक्ट रिलेट करते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, सारे इनडायरेक्ट खर्चे बेटा कहां पर? सारे P&L अकाउंट। अब मैं बेटा इसी बात को उठाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, आप सब सामने देखेंगे बेटा, बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है ना? बाबू मैंने बोलने के लिए क्या बोला कि गिनती की 5 बातें जाएंगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20 तरीके के नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते बेटा? बाबू लेकिन आपको अगर ये 3 बातें याद है तो किसी डायरेक्ट खर्चे का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा सब सामने देखेंगे, मैं बेटा स्टार को डिफाइन कर रहा हूं, ये जो मैंने स्टार लगाया था यहां पर लिख रहा हूं बेटा। अगर मैं बोलूं फैक्ट्री रेंट, सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था फैक्ट्री के सारे खर्चे कहां जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और ऑफिस के सारे खर्चे कहां जाएंगे? P&L अकाउंट में। तो फैक्ट्री का रेंट कहां जाएगा बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। और अगर मैं बोलूं फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री में लाइट के खर्चे हैं बेटा, जिस मर्जी चीज के खर्चे बोल लो, अगर वर्ड आगे फैक्ट्री लग गया ना बेटा बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है ना? पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। लो बेटा खर्चे लिखते चलो, कॉल
गैस, पेट्रोल, डीजल। बेटा अगर कुछ नहीं कहा तो इन सब चीजों का इस्तेमाल फैक्ट्री में ही होता है। कोयला ऑफिस में तो नहीं रखोगे ना यार, बता दो, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं बेटा, ठीक है ना बाबू। अगर कुछ नहीं कहा तो ये सारे खर्चे बेटा कहां के हैं? ये सारे खर्चे फैक्ट्री के खर्चे, ठीक है ना सर। सैलरी, सॉरी वेजेस, बेटा सैलरी तो ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज को दी जाती है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज को दी जाती है उसे हम वेजेस बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अगर कहे वेजेस तो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट, अगर बोले सैलरी तो P&L अकाउंट। सर संभाल लोगे ना इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर। जो आज प्रेजेंट हुए ना बेटा, आप अपने आप को ना बड़ा लक्की मानोगे। 2 दिन रुक जाओ बेटा, जो एब्सेंट हुए आने दो, पूछेंगे बेटा डिप्रेशन में कैसे जाया जाता है। बाबू वेजेस दियो तो ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी दियो तो P&L अकाउंट, और अगर मैं कहूं वेजेस एंड सैलरी ऐसे दिया तो बाबू ऐसे केसेस में ना हमेशा पहला वर्ड देखना। अगर क्वेश्चन ने आपको कहा वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड क्या है? वेजेस, दैट मींस सीधा फैक्ट्री के खर्चों में डाल दो ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं कह दूं सैलरी एंड वेज तो बेटा P&L अकाउंट में ले जाना, पहला वर्ड सैलरी है बेटा, दैट मींस ऑफिस का एक्सपेंस। क्लियर बात, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऑक्ट्रॉय, ऑल्दो आज की तारीख में तो एबोलिश हो चुकी है, बिजनेस के बैच में भी बात करी थी मैंने। बेटा ऑक्ट्रॉय होता क्या है हिंदी में? बेटा इसका मतलब होता है चुंगी, ठीक है ना। चुंगी क्या होता है? अरे तुम्हारे शहर में 3 है, जेल चुंगी, पुरानी चुंगी, हसनपुर चुंगी। पता है आपको चुंगी क्या है? ये इनका नाम पड़ा था बेटा, क्यों? क्योंकि यहां पर एक टैक्स इकट्ठा करा जाता था जिसको आप ऑक्ट्रॉय बोलते थे। बहुत पुरानी बात है ये बाबू। इंसान जब स्टेट बॉर्डर क्रॉस करता है या कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, आप टोल टैक्स देते हैं। इंसान के क्रॉस करने पे टोल टैक्स है, गुड्स के क्रॉस करने पे टैक्स हुआ करता था पास्ट में बेटा। स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करने में बेटा उस टैक्स को हम ऑक्ट्रॉय बोलते थे। समझ आई बात? ऑल्दो मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए इसको, तो एबोलिश हुए हुए जमाना हो गया बेटा। 25-30 साल हो गए होंगे एबोलिश हुए हुए बेटा, लेकिन आज भी क्वेश्चन देता है तो बेटा मेरी मजबूरी है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। कैरेज और फ्रेट, या इसका नाम आता है बेटा कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, या बेटा इसका नाम आता है कैरेज ऑन परचेज। सर ये बहुत सारे नाम आते हैं, ठीक है ना। वैसे कैरेज और फ्रेट में फर्क समझते हो? मैंने बहुत बार बताया आपको कैरेज और फ्रेट में डिफरेंस। और फिर ये बात उठती है कैरेज और फ्रेट इनवर्ड है और कैरेज और फ्रेट आउटवर्ड हो, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बाबू बहुत आराम से फर्क समझना, ठीक है ना। सबसे पहले ये बता देता हूं कैरेज और फ्रेट में क्या अंतर होता है। बेटा फ्रेट को हम हिंदी में बोलते हैं किराया भाड़ा, ठीक है ना। मान लो आप दिल्ली गुड्स लेने गए बेटा, आपने दिल्ली ट्रांसपोर्ट पे गुड्स रखवा दिया और बेटा ट्रांसपोर्ट के रास्ते वो सहारनपुर पहुंच गया। ये जो आपने बेटा पे किया है ना, इसे हम बोलते हैं फ्रेट पे किया, किराया भाड़ा पे किया, ठीक है ना। कैरेज समझते हो? कैरेज मीन्स होता है बेटा हिंदी में बोलो तो ढुलाई। मतलब गुड्स आपकी शॉप पर पड़ा है, आपकी शॉप बेटा 3 मंजिला दुकान है और बेटा आपने क्या करा, एक मजदूर को 20 रुपए दिए और उसने बेटा सामान उठाकर 3री मंजिल पहुंचा दिया। ये जो आपने पे किया बेटा इसे हम बोलते हैं कैरेज। समझ गए? फ्रेट मतलब किराया भाड़ा और कैरेज मीन्स ढुलाई। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। अब सर इनवर्ड की बात कर लो बेटा। अगर मैं बोलता हूं ना आपको कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, दैट मीन्स कैरेज ऑन परचेज और फ्रेट ऑन परचेज। इनवर्ड का मतलब है परचेज से रिलेटेड खर्चा, और अगर मैं बोल दूं बेटा आउटवर्ड दैट मीन्स ये सेल से रिलेटेड खर्चा है। अब सुनना बेटा, दोनों में फर्क समझ लो बाबू। आप दिल्ली गुड्स खरीदने गए, ठीक है ना, आपने गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने के बाद ट्रांसपोर्ट पे फेंक दिया और बेटा आप सहारनपुर सिटी आ गए। जैसे ही गुड्स सहारनपुर पहुंचा, ट्रांसपोर्ट कंपनी का फोन आया कि आपका माल आया पड़ा है, ले जाओ यहां से, और ये इतना किराया भाड़ा है, 500 रुपए नग किराया है, आपका एक नग आया 500 रुपए दे जाना।
आपने जो ये 500 रुपए पे करे बेटा, ये कुछ और नहीं, ये फ्रेट इनवर्ड है। अभी बेटा गुड्स खरीदने का ही खर्चा, अभी कोई बेचा नहीं आपने, ठीक है ना। आपकी दुकान पर गुड्स पड़ा है, अगेन बेटा मजदूर को आपने 20 रुपए दिए और उसने क्या करा, ये नग उठाकर बेटा तीसरी मंजिल पे फेंका है। ये बेटा कैरेज इनवर्ड ही है, ठीक है जी। आउटवर्ड की बात करता हूं, सेम एग्जांपल कंटिन्यू है। बेटा एक कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और बेटा तीसरी मंजिल चढ़ जाता है, सामान देखकर आता है, उसको पसंद आता है बेटा सामान। आपकी दुकान है बेटा लेट्स सपोज नवाबगंज चौक, और बेटा कस्टमर है कोट रोड का। सामान देख गया बेटा, उसको सामान पसंद आया, उसने आपको ऑर्डर लिखवा दिया और कह दिया मेरी दुकान पे भिजवा देना। भाई गुड्स खरीदते टाइम तो आप खर्चे कर ही रहे हो बेटा, बेचते टाइम भी खर्चे। अब आपको लगता है यार 1 लाख रुपए का सामान का ऑर्डर है, कोई नहीं मैं ही भिजवा दूंगा। उसने कहा ठीक है आप जाओ, मैं भिजवाता हूँ गुड्स। अब आपने क्या करा, मजदूर को फिर 20 रुपए दिए बेटा, और वो क्या करा, तीसरी मंजिल से बेटा गुड्स उतार के लाया नीचे। सर ये गुड्स बेचने के खर्चे हैं, ना कि खरीदने के। ये जो आपने पे करा है ना, ये कैरेज आउटवर्ड है। अब आपने एक रिक्शा करा बेटा, और रिक्शे पे सामान लोड कराया बेटा, और बेटा रिक्शा वाला सामान छोड़ कर आया कोट रोड, रिक्शा के पैसे भी आपने दिए, ये बेटा फ्रेट आउटवर्ड है, ठीक है ना। गुड्स बेचने के खर्चे बेटा कहां जाते हैं, P&L अकाउंट में, यानी कि कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सर आएगी P&L अकाउंट में। मुझे तो फिलहाल इनवर्ड्स की बात करनी थी, मैंने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से इनवर्ड्स क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो बेटा, कैरेज हो फ्रेट हो, सिंपल दिया हो कैरेज या फ्रेट, तो बेटा अगर कुछ नहीं बताया परचेज का खर्चा है, बताया हो कैरेज इनवर्ड है फ्रेट इनवर्ड है, तो बेटा कुछ बात ही नहीं रह गई। और अगर आपको क्या भी दे कैरेज ऑन परचेज, तो समझदार को इशारा काफी। क्लियर, देख लो बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात तब तक। बेटा सामने देखना, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ आ गई होगी शायद बात। मैंने बेटा रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम किसी भी कंट्री, समझ लो यूएस से, और बेटा यूएस से गुड्स पहुंचे इंडिया के लिए, और मैंने बेटा इंपोर्ट ड्यूटी आज पे कर दी। सर ये गुड्स खरीदने का खर्चा है, इसी वजह से हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ाऊं बात को आगे, एक्सपोर्ट इज ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट पे कभी कोई टैक्स नहीं होता, कोई देश नहीं लेता, हमेशा इंपोर्ट पे टैक्स होता है, ये भी बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी एक ही बात होती है, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। इसके अलावा एक वर्ड लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं, जगह कम पड़ रही है, डॉक चार्जेस। सर समझते हो डॉक क्या होता है बाबू? कायदे से क्या होता है बेटा, आपके गुड्स कस्टम पोर्ट पर रखे जाते हैं, आपने इंपोर्ट कर लिया गुड्स को, ठीक है ना, आपको थोड़ी पता है एग्जैक्ट टाइम एंड डेट की कब वेसल पहुंच जाएगा बेटा, आप थोड़ी खड़े मिलोगे हाँ मेरे गुड्स उतर रहे हैं बस अभी लेके जाता हूं। बेटा होता क्या है बता देता हूं, डॉक एक प्लेस होता है कस्टम पोर्ट में, मैंने वैसे आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ये बात बाबू। अगर आप किसी भी कस्टम पोर्ट को देखोगे ना, ये कस्टम पोर्ट की एंट्री है, ठीक है ना, और बेटा यहां तक सारा एरिया बेटा कस्टम के अंडर होता है, और यहां सारा बेटा वाटर है, यहां पर वेसल आते हैं, इसी किनारे उतरते हैं बेटा, इसी किनारे सारे वेसल उतर सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, आप किसी भी कस्टम अथॉरिटी के एंगल से सोचोगे ना, उन्हें हर टाइम बेटा ये स्पेस खाली चाहिए, बिल्कुल ये पास वाला स्पेस उनको हर टाइम खाली चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक वेसल आता है। अब होता क्या बेटा, जैसे ही वेसल सामान उतारता है, आप क्रेन के थ्रू बेटा सामान एक शेड में, एक एप्रोप्रिएट शेड में स्टोर करा देते हो, यहां पर रखा रहता है बेटा सामान, जैसे ही उतरता है वैसे ही बेटा क्रेन से यहां रखवा देते हो, क्योंकि उनको ये एरिया खाली चाहिए बेटा, एक के बाद एक वेसल आएंगे। आप थोड़ी कहोगे कोई नहीं रुक जा, अभी पहले इसका सामान आने दे, यहां रखे रहने दे, इसका जो मालिक है वो आएगा, वो लेके जाएगा, फिर उतारेंगे तेरा सामान, ऐसे करोगे? सर समझ में आया कि सामान आपका क्या होगा, हाथों हाथ उतरेगा और हाथों हाथ बेटा स्टोर कर दिया जाएगा एप्रोप्रिएट शेड में, जब भी मालिक आएगा शेड में से निकाल के दे दोगे, और बेटा जितने दिन ये शेड में पड़ा रहेगा उसके चार्जेस आप उसके मालिक से ही लेते हो, यही होते हैं डॉक चार्जेस।
समझ आई बात? और अगेन बेटा गुड्स के परचेज से रिलेटेड, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक और बात लिख देता हूं, स्टोर्स कंज्यूम्ड। बहुत सारी बात हो गई शायद आज, मैं तो सोच रहा था 2-4 खर्चे लिखवा दूंगा। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, सर एक और टर्म आती है बेटा स्टोर्स कंज्यूम्ड, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन कभी भी बेटा ये पेपर में डायरेक्ट नहीं दिया होता। दिया हो तो बहुत अच्छी बात, सीधा लिखना बेटा टू स्टोर्स कंज्यूम्ड, खत्म कहानी। और अगर ना दिया हो तो बेटा इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, एक स्पेशल मेथड है इसका। सर ये देख लो, पढ़ लो एक बार, मैं समझा देता हूं, उसके बाद रटवाने का शौक नहीं चढ़ा भी मुझे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स प्लस परचेजेस ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स, ये क्या चीजें होती है? स्टोर्स कंज्यूम्ड। बेटा कुछ चीज इन्हें, वैसे मैं अगर सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स, जो बेटा कंज्यूम हो ही जाएंगे बेटा कुछ चीजों के साथ। जैसे कि समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मशीन के ऊपर जो ग्रीसिंग ऑयलिंग करते हो ना आप बेटा, यही होते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल। पता भी नहीं लगता, मशीन चलती रहती है, ग्रीस कहां गई पता नहीं लगा, ऑयल कहां गया बेटा पता ही नहीं लगा। अब आप एक बात समझ लो बेटा, अगर मैं बोलूं जब साल शुरू हुआ आपके पास मशीन ऑयल था 1 kg, दैट मींस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोरेज 1 kg। बेटा आपने साल भर में परचेज करा मशीन ऑयल 20 kg, मेरे पास जब साल शुरू हुआ ऑयल था बेटा 1 kg, बेटा पूरे साल भर में मैंने परचेज करा 20 kg और 21 kg होना चाहिए। कहता है जब साल खत्म हुआ सिर्फ 2 kg पड़ा है, तो मैं आपसे पूछूं 19 kg कहां चला गया? कंज्यूम ही तो क्या? जब सर आपको ही समझना पड़ेगा, पता है क्या? आप बिलीव करते हो रट्टे में, मैं कहता हूं समझना सबसे आसान होता है। साल शुरू करा स्टॉक था 1 किलो, साल भर में खरीदा 20 किलो, और बेटा जब साल खत्म हुआ सिर्फ 2 किलो बचा। सर 21 किलो होना चाहिए, 2 किलो बचा, यानी कि 19 किलो कहां चला गया? कंज्यूम्ड हो गया। मेरा तो खर्चा ही है बेटा, फैक्ट्री चलाने का ही खर्चा है नहीं, फैक्ट्री का ही तो खर्चा है बेटा, और किस चीज का खर्चा है? फैक्ट्री में ही होती है मशीनें, ऑफिस में नहीं होती बेटा। क्लियर है ना बात? तो बेटा ये सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं लिस्ट खत्म हो गई, कोई भी आ सकता है। समझ, फिर मैंने अपनी तरफ से एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार करने की कोशिश करी कि कुछ और ना आए, लेकिन बेटा कुछ भी आ सकता है, समझदारी आपकी है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट से नोट करना प्यारे बच्चों। बेटा फटाफट से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाओ, आपने ही बनाकर दिखाना है। एग्जांपल नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखो। सर टाइम मिलेगा घड़ी में देख के, 3 मिनट है आपके पास, लिखना शुरू कर दो फटाफट से। लो फटाफट से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाओ, जल्दी से, टाइम ना लगाना बेटा। एक बार मैं कर देता हूं इसका सॉल्यूशन, सामने देखना बेटा। बेटा गिन के 5 बातें इस अकाउंट में जाने वाली हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा 20,000, मैंने लिख दिया।
बेटा परचेज माइनस परचेज रिटर्न चाहिए होती है। अगर बेटा क्वेश्चन ने मुझे नेट परचेजेस दिए हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मैंने डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया। बाबू इसके अलावा मुझे सेल्स गिवन है, लेकिन बेटा डायरेक्टली बाहर मत लिख देना, पहले सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाना। बहुत सारे बच्चों ने ना बाय सेल्स लिखकर सीधा 760 लिख दिया, बेटा करके दिखाओ ढंग से, ठीक है ना, माइनस करके दिखाओ सेल्स रिटर्न। अब बेटा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए, ये क्या है, रिटर्न डेबिट और रिटर्न क्रेडिट। बाबू मैंने कुछ और नहीं करा, आप ट्रायल बैलेंस याद करो, ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है। अगर मैंने लिखा रिटर्न्स, मैं बता ही नहीं रहा, मैंने एक तो लिख दी डेबिट रिटर्न है, एक क्रेडिट। सर आप सोचो ना, अगर सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, परचेज हमेशा डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। क्या मुझे इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न का कुछ करना है? नहीं बेटा, मुझे तो नेट परचेजेस दी हुई है, मुझे क्या करना है, सेल्स रिटर्न का करना है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है लेकिन सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, तो रिटर्न डेबिट मतलब कुछ और नहीं, सेल्स रिटर्न। बेटा इतना तो दिमाग चलाओ, इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू इसके अलावा क्या दिया है, कैरेज ऑन सेल। बाबू जिसने भी ये किया सारे देख रहे हैं तेरी तरफ तो लो, अच्छा चल, पता नहीं क्यों देख रहे सारी तरफ, तेरी तरफ, मुझे क्या पता, मैंने तो बस ये लिखा था, तेरी तरफ देखने लग गए। लो बेटा कैरेज ऑन सेल का कुछ भी नहीं होना, मैं सिर्फ परचेज से रिलेटेड खर्चे यहां पर जोड़ता हूं। बेटा इसके अलावा मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, मैंने बेटा क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड कर दिया 55,000, कोई दिक्कत तो नहीं। सर जब सब कुछ आपने रिकॉर्ड कर दिया, एक आखिरी चीज है बैलेंसिंग, बस कुछ भी नहीं। बाबू हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, इस तरफ का टोटल है बेटा 6,20,000, इसका 815,000, तो बेटा हाईएस्ट टोटल इज 8,15,000, मैंने दोनों तरफ लिख दिया बेटा, और बैलेंस निकल कर आया 1,95,000 ऑन द डेबिट साइड, और ये तभी आया बेटा व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो बेटा इस बैलेंस को हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। आप पूरा ही लिखना बेटा, ये P&L अकाउंट वाली बात तो बेटा जब बड़े हो जाओगे तब करेंगे अगले साल, ठीक है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे हो आप, नर्सरी क्लास के, ठीक है ना, आप पूरा लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके टीचर नंबर भी बहुत काटते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जरा ढंग से, टाइम हो गया, अच्छा चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।